हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसको लाइन बाय लाइन जो है हिंदी में समझेंगे। और ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है और इससे जो है क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हो या फिर 2 मार्क्स के हो। 2 मार्क्स में जैसे कि आपसे पूछ लिया है कि व्हाट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ये 5 मार्क्स में आते हैं तो उससे आपको पूछा जाएगा कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इसका यूजेज है, उसके बारे में लिखिए। तो इसके बारे में भी आप यानी कि क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आएगा तो आपसे अब पूछा जाएगा कि बोलिए कि रूटिंग के लिए, यानी कि रूटिंग के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सूट बनाना हो तो लेबोरेटरी में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपसे आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर प्लांट बायो रेगुलेटर इसको बोलते हैं। तो इट रिफर्स टू बोथ, तो जो प्लांट बायो रेगुलेटर होता है वो क्या होता है, बोथ नेचुरल, क्या होता है कि बोथ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। तो जो प्लांट बायो रेगुलेटर होते हैं वो क्या हो सकते हैं कि वो हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल प्लांट बायो रेगुलेटर कहने का मतलब हुआ कि जो जिसका सिक्रेशन जो होता है विद इन द प्लांट होता है, यानी कि प्लांट के अंदर ही होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल प्लांट बायो रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और जो प्लांट के अंदर जिसका फॉर्मेशन नहीं होता है, जो प्लांट के अंदर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो नहीं बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक कंपाउंड। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता क्या है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वैसे केमिकल होते हैं या वैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं कि प्लांट के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे कि फ्रूटिंग में हो गया, फ्लावरिंग में हो गया, प्लांट की लंबाई को छोटा करने में हो गया, या प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में हो गया। इन सब चीज़ों पर क्या करती है, जो प्लांट बायो रेगुलेटर्स होते हैं उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि कोई पौधा जो है छोटा रह गया, बौना रह गया, तो उसमें हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एप्लीकेशन करके उसको यानी कि बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कोई क्रॉप है, कोई प्लांट है, उसमें बहुत ज़्यादा फल झड़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इन सब प्लांट बायोरेगुलेटर्स का यूज़ करके हम उसको रोक सकते हैं। बहुत सारा फूल गिर रहे हैं, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट बायोरेगुलेटर्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट बायोरेगुलेटर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट। जो क्या करते हैं कि जिस प्रकार से ये पेड़ पौधा जो विकसित कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि ये अपना अफेक्ट दिखाता है। इसको बोलते हैं प्लांट बायो रेगुलेटर्स। इट इंक्लूड्स प्लांट हार्मोन्स। इसमें क्या होता है कि प्लांट हार्मोन्स आते हैं, सिंथेटिक एज वेल एज फिजियोलॉजिकली एक्टिव ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंसेज। इसमें क्या आते हैं कि प्लांट्स हार्मोन आते हैं। उसके बाद जो क्या होते हैं कि उसके बाद सिंथेटिक जो कुछ भी क्या होता है कि सिंथेटिकली मतलब कि जिसको जो प्लांट के अंदर सिक्रेशन नहीं होता है वो भी आते हैं। जैसे कि इसका मतलब हुआ कि सिंथेटिक हार्मोन्स भी आते हैं। उसके बाद इसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स भी आते हैं, यानी कि जो प्लांट के ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, यानी कि छोटा बना देता है, तो वो भी आते हैं। सिंथेटिक इंजाइम वगैरह आते हैं, विटामिन वगैरह आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, और अदर कंपाउंड्स आते हैं, अदर केमिकल्स आते हैं, जो क्या करते हैं कि प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उसमें अपना जाकर के प्रभाव दिखाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट बायो रेगुलेटर्स। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स।
इट रेफर्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब हुआ कि प्लांट को क्या करते हैं हम लोग, ये फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, वो डीएपी हो, वो यूरिया हो, पोटेशियम हो, तो ये सब क्या करते हैं कि हम लोग जो फर्टिलाइजर होता है उसका यूज करते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि प्लांट का ग्रोथ बढ़ता है। लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं तो ये क्या होता है कि न्यूट्रिएंट से हट करके होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट को छोड़ करके जिससे भी प्लांट का ग्रोथ बढ़ता है, जो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे को इन्फ्लुएंस करता है प्लांट के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इट रेफर्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन न्यूट्रिएंट्स विच इन अ स्मॉल क्वांटिटी, जिसके ज़रूरत जो होती है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है। प्रमोट, या तो क्या करेगा, प्रमोट करेगा, मतलब कि ग्रोथ को बढ़ाएगा, या फिर क्या करेगा कि या तो घटाएगा। फ्लावरिंग को उसी प्रकार है कि फ्लावरिंग को बढ़ाएगा या फ्लावरिंग को झड़ा देगा। यदि आप जैसे कि आपका है कि D2,4-D है, तो स्मॉल क्वांटिटी में यदि आप डालेंगे तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग को बढ़ाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में डाल दिए, एक लिमिट के बाहर डाल लिए तो क्या करेगा, जितना भी फल फूल होगा झड़ जाएंगे सब। उसी प्रकार जैसे कि आप फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं तो एक रिकमेंडेड डोज तक ठीक रहता है, लेकिन जब आप उससे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो वो आपको प्लांट को हानि कर देगा, वो आपके प्लांट को पूरी तरीक़ा से जला देगा। तो ये क्या होता है कि तो इस प्रकार से भी काम करते हैं, मतलब कि अपोजिट भी उसके काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो होता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, यानी कि जितना रिकमेंडेड क्वांटिटी जितना देना चाहिए उसको उतना दे रहे हैं तब ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा, उल्टा इफेक्ट दिखाएगा। तो ये क्या करते हैं, या तो प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे किसको, प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। ठीक, उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं। उसके बाद है प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन बोलिए और फाइटो हार्मोन बोलिए, बात एक ही है। इट रेफर्स टू द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द प्लांट सिस्टम। जो हार्मोन, जो फाइटो हार्मोन होते हैं, जो प्लांट हार्मोन होते हैं, वो क्या होते हैं कि विद इन द प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर सिक्रेशन होता है इसका। विच यूजुअली मूव विद इन द प्लांट, और क्या होता है कि जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए क्या होता है कि एक वेंस होते हैं, ठीक है, वेंस होते हैं। तो उसी के द्वारा क्या होता है कि हमारे वेंस के द्वारा, और ये या फिर हम लोग कहें धमनी के द्वारा, तो उसी के द्वारा क्या होता है कि हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लांट हार्मोन का जो है कहीं कहीं कोई रूट में भी सिंथेसाइज होता है, जैसे कि आपका साइटोकाइनिन हो गया, तो वो सूट में नहीं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया तो वो क्या होता है कि वो लीफ में सिक्रेशन होता है उसका। तो वो क्या होता है कि जो लीफ में सिक्रेशन होता है तो वो रूट तक आता है, और जो हार्मोन रूट में जिस हार्मोन का रूट में सिक्रेशन होता है वो क्या होते हैं कि फिर वो जाएंगे ऊपर तक जाएंगे, जैसे कि साइटोकाइनिन का होता है। जो साइटोकाइनिन का जो फॉर्मेशन होता है ये हार्मोन्स का, वो रूट में होता है तो वो ऊपर तक जाता है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर प्लांट में कहीं भी हार्मोन बन रहा है तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा विद इन द प्लांट सिस्टम फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन। जहाँ से उत्पत्ति होता है और जहाँ से उसको कार्य करना है वहाँ के प्लांट के अंदर ही मूव करते हैं। एंड रेगुलेट प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन फिजियोलॉजिकली वेरी लो कंसंट्रेशन। और इसका जो प्लांट हार्मोन्स का जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इसका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन आप चाहे तो यहाँ से बन सकता है कि यहाँ जो है इसको ज़्यादा अमाउंट में होता है कि कम अमाउंट में। तो इसको क्या होता है कि वेरी लो कंसंट्रेशन में इसका मतलब कि ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। द फाइटो हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रॉड ग्रुप्स। और फाइटो हार्मोन्स के इसको 5 ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा गया, ठीक है। ऐसे मुख्य रूप से सबसे पहले बांटे तो 2 प्रकार के होते हैं जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं। एक तो आपका होता है ग्रोथ प्रमोटर, और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो जो ग्रोथ प्रमोटर्स में आते हैं वो आते हैं आपका ऑक्जीन्स हो गया, जिबरेलिन्स हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। ये क्या करते हैं कि प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। उसके बाद जो हो गया आपका
एथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ये ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं या ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को, प्लांट के ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये दो ग्रुप हो गया, एक तो आपका हो गया ग्रोथ प्रमोटर, एक हो गया ग्रोथ इनहिबिटर्स। उसके बाद अब हम इस ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं 3 होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो सब मिला करके ये कितना हो गया, 5 होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन यदि 2 मार्क्स में आता है तो आपका ऐसी तरह से भी आ सकता है कि एनलिस्ट द ऑल फाइटो हार्मोन्स। तो आपको साइटोकाइन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, एथिलीन लिखना है, एब्सिसिक एसिड लिखना है। अब देखेंगे कि हम लोग का इन सब चीज़ों का यूज कहाँ पे करते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपका ये तो हो गया, इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं जिसका जो क्या होता है, प्लांट हार्मोन के जैसे काम करते हैं। जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हो गया, जैस्मोनिक एसिड हो गया। लेकिन ये सब के बारे में आपको उतना नहीं जानना है, आपको मेन रूप से किसके बारे में जानना है, तो ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड के बारे में ही जानना है। उसके बाद अब आते हैं कि इसका जो है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इनके। तो एप्लीकेशन, सबसे पहले जो एप्लीकेशन यहाँ से देखिए, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन फ्रूट प्रोडक्शन। ये जो हमारा जो लेक्चर चल रहा है AHT 111 है, जिसको हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं थ्रू BSc के दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो इस फर्स्ट नंबर है कि प्रोपागेशन में इसका यूज होता है। तो अब देखेंगे कि प्रोपागेशन में इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स आर वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड एक्सेप्ट पपाया। तो बहुत सारा जो अधिकतर प्लांट जो होता है, अब क्या हो रहा है कि वेजिटेटिवली उसका प्रोपागेशन होता है, यानी कि कायिक प्रवर्धन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि इसमें जो होता है वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, आप लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन बोलते हैं। नहीं, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन तो उसमें भी आ सकता, और भी अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको मुख्य रूप से क्या बोलते हैं हम लोग, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं या वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वैसे वो कौन कौन सा पौधा है जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा है, पपाया है, कैप गुजबेरी है, उसके बाद एक फालसा है और मैंगोस्टीन है। तो इन सब प्लांट में सिर्फ और सिर्फ बीज के द्वारा ही प्रोपागेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ सीड के द्वारा ही मतलब कि हम लोग प्रोपागेशन कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रोपागेशन करने का। क्योंकि ये सब जो प्लांट्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो यूनियन बनते हैं, जो ये हमारा जो रूट स्टॉक होता है और सायन होता है, उनके बीच में आपस में कंपैटिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे कि ये रूट स्टॉक क्या होता है, सायन क्या होता है, जब हम लोग प्रोपागेशन का लेक्चर देखेंगे तब। तो ये पपाया है, वहाँ आपको फिगर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार, इसमें से फिगर की ज़रूरत उतना है नहीं, तो इसमें कोई फिगर इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है ये प्रोपागेशन होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या है, पपाया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पपाया में क्या होता है कि रूट स्टॉक और सायन दोनों आपस में कंपेटिबल नहीं हो पाते, जिसके वजह से क्या होता है कि इन सब प्लांट में पपाया, कैप गुजबेरी, फालसा, मैंगोस्टीन, इन सब में क्या होता है कि हमारा कायिक प्रवर्धन नहीं होता। तो इसमें से आपको यहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोडक्शन के द्वारा ही प्रोपागेशन होता है। तो क्या आएगा आपका जो है, पपाया रह सकता है, गुजबेरी रह सकता है, मैंगोस्टीन रह सकता है, या फालसा रह सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। सेक्सुअल प्रोपागेशन इज द ओनली मीन्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड रूट स्टॉक प्रोडक्शन। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि किस प्रकार के प्रोपागेशन में सेक्सुअल प्रोपागेशन इज द ओनली मीन्स ऑफ फॉर हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार के प्रोपागेशन में पॉसिबल है। तो ये किस में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन किस में आ सकता है, सेक्सुअल प्रोपागेशन में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, और सेक्सुअल प्रोपागेशन में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के चांस नहीं होता। जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल
प्रोपागेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, एक सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है और एक असेक्सुअल प्रोपागेशन होता है। तो जब हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो उन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा है क्या हानि है, सेक्सुअल प्रोपागेशन के क्या फ़ायदा है और क्या हानि है, और असेक्सुअल प्रोपागेशन का क्या फ़ायदा और क्या हानि है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूट स्टॉक प्रोपागेशन, रूट स्टॉक प्रोडक्शन में भी क्या होता है कि सेक्सुअल प्रोपागेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पुअर सीड जर्मिनेशन इन सम ऑफ द फ्रूट्स क्रॉप्स इज मेजर हिंड्रेंस फॉर सेक्सुअल प्रोपागेशन। तो इसमें क्या होता है कि पुअर सीड जर्मिनेशन, बहुत सारा आप देखेंगे कि सीड जा करके लाएंगे तो और उसमें जा करके आप देखेंगे तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है, किसी किसी आप खेत में सीड जा करके लगाएं तो देखेंगे कि सीड जर्मिनेट ही नहीं किया। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जानते हैं, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आते हैं। उसके बाद एक ये सिर्फ यही नहीं मतलब कि एक हिंड्रेंस है, और भी बहुत सारे हिंड्रेंस है। जैसे कि आप किसी चीज़ का प्रोपागेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ का प्रवर्धन करना चाहते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा कब तक, जब तक कि क्या होता है कि आपको जैसे कि अभी फल फूल लगा, फिर फल आएगा, उसमें से सीड बीज बनेगा, तब जा करके फिर उसको हम फिर कुछ देर तक हमको वेट करना पड़ेगा, या फिर तुरंत तो नहीं होता है, कुछ देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि सीड में जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड होता है, जिसके कारण आप तुरंत मतलब कि पेड़ से बीज को तोड़ करके लाएं, तुरंत आप नहीं लगा सकते हैं। कुछ देर उसको क्या चाहिए कि रेस्ट पीरियड चाहिए, ताकि वो एनर्जी को आराम से, उसका जो एनर्जी है आसानी से स्टोर हो सके। उसके बाद वो अपने एनर्जी से क्या होगा कि ग्रोथ, मतलब कि वो बढ़ेगा, फलेगा, बढ़ेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ उसका होगा। जैसे कि आलू है, आलू आप तुरंत उखाड़ के लाएं और तुरंत डाल दीजिए उसको मिट्टी के अंदर, वो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें बड फॉर्मेशन नहीं होंगे। उसी प्रकार बहुत सारे, जैसे कि आप किसी भी प्लांट को ले लीजिए, जैसे कि आम ही ले लीजिए, बैर ही ले लीजिए, तो उसका जो जर्मिनेशन होता है वो तुरंत नहीं होता। जैसे कि तोड़ के लाएं और तुरंत डाल दिए मिट्टी के अंदर और जर्मिनेट कर दिए, ऐसा नहीं होता है, कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप कायिक परिवर्धन करना चाहते हैं तो आप किसी भी साल, किसी भी टाइम में आप कर सकते हैं, आप एकदम फ्री हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स आर मोस्टली यूज फॉर सीड जर्मिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट यदि आप कुछ जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो जिब्रेलिन्स का हम लोग कितना यूज़ करते हैं, तो 2 से 500 ppm। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जिब्रेलिन्स का एप्लीकेशन क्या है, जिब्रेलिन्स का यूज़ किस में करते हैं। तो जिब्रेलिन्स का यूज़ किस में करते हैं, हम लोग सीड जर्मिनेशन करते हैं। और ये क्या है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। सब्सटीट्यूशन मतलब होता है एक के बदले किसी दूसरी चीज़ को, एक के बदले में किसी दूसरी चीज़ को दे देना। जैसे कि आज कोई व्यक्ति है काम करने के लिए नहीं आया, तो उसके जगह पे दूसरा आदमी चला है काम करने, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्सटीट्यूशन। तो इसका यूज़ किस में करते हैं, जिब्रेलिन्स का यूज़ किस में करते हैं कि सीड जर्मिनेशन में, कोई सीड है सही से जर्मिनेट्स नहीं कर रहा है, किसी केमिकल कंपाउंड्स की वजह से, किसी सीड के अंदर कोई केमिकल रहने से सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जिब्रेलिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद है कि ये क्या है, सब्सटीट्यूशन ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं, टेम्परेट मतलब उसको बोलते हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर चल जाइए तो उधर उसको बोलते हैं शीतोष्ण एरिया बोलते हैं, या फिर शीतोष्ण जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में भी तापमान जो चढ़े, जैसे जहाँ आप जम्मू कश्मीर चल जाइए तो माइनस में भी टेम्परेचर चल जाता है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि कुछ जो पौधे होते हैं उनको, मतलब कि कुछ दिन तक उसको 6-7 डिग्री, मतलब कि ये 6-7 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो यदि आप तो क्या होता है कि यदि उतना ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं आ रहा है, तो यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि ये जिब्रेलिन्स का एप्लीकेशन करते हैं तो ये 6-7 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है कि तापमान को पौधे के अंदर कम कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर से फ्लावरिंग मतलब कि उसमें स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ IV, इसको बोलते हैं इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो है एक प्रकार का ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में देखिए कितने कौन कौन से आते हैं। ऑक्सीजन में हो गया IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, उसके बाद होता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, उसके बाद आता है आपका
NaA, उसको बोलते हैं नैप्थलिक एसिटिक एसिड। उसके बाद आता है आपका 2,4-D आता है, उसके बाद 2,4,5T भी आता है। तो ये सारे जो इतने सारे जो हो गए वो होता है आपका ऑक्सीजन के अंतर्गत आता है। ऑक्सीजन में भी क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स आते हैं। उसके बाद IAA जो होता है ये आपका नेचुरल हार्मोन होता है, यानी कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो प्लांट के अंदर बनता है, लेकिन और उसके बाद जितने भी हार्मोन है वो प्लांट के अंदर नहीं बनते। तो ये सारा सिंथेटिक हार्मोन होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ IBA, तो इसका जो मुख्य रूप से जो यूज होता है वो रूटिंग में होता है, यानी कि पौधों के अंदर जड़ बनाने में होता है। जैसे कि आपने कहीं पे कलम लगाया, कलम काटा, तो उसमें जड़ जल्दी से बन जाए और अच्छे मतलब कि अच्छा खासा जड़ बने, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन करते हैं किसका, IBA का, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का एप्लीकेशन करते हैं। तो उसके बाद जब यदि आप लोग प्रोपगेशन में पढ़े होंगे, कटिंग पढ़े होंगे, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि क्या होता है कि सॉफ्टवुड कटिंग होता है, सेमी हार्डवुड होता है, हार्डवुड कटिंग होता है। और यदि नहीं पढ़ेंगे तो यदि आपको जो है इस पे लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको इसका लेक्चर चाहिए, तो हम उसका अपलोड करेंगे। तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ IBA यानी कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड यानी कि सॉफ्टवुड इसको बोलते हैं कि जो तना अभी 2-3 महीना का है, तो यानी कि जो सक्युलेंट है, जो मुलायम है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवुड कटिंग। यानी कि उसको काट करके हम एक नया पौधा बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवुड कटिंग। तो उसमें जो हम लोग एप्लीकेशन करता है IBA का, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का, तो कितना करते हैं, 500 से 1250 ppm पर करते हैं। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि IBA का यूज किस में करते हैं। तो IBA का यूज किस में होता है, तो रूटिंग में होता है, यानी कि रूट के निर्माण में होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार की क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो इसका यूज कितना करते हैं, 500 से 1250 ppm में करते हैं। किस में करते हैं, तो सॉफ्टवुड कटिंग। लेकिन उसी चल जाए सेमी हार्डवुड कटिंग में। तो सेमी हार्डवुड कटिंग क्या होता है कि जिसका एज जो है वो 3 महीना से 6 महीना तक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेमी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, जैसे कि 1000 से 3000 ppm तक इसका यूज करते हैं हार्डवुड कटिंग में। उसके इसी को जो है कि हार्डवुड कटिंग में 2000 से 5000 ppm तक इसको यूज करते हैं। तो अब देखिए अलग अलग प्लांट के लिए जो सक्युलेंट है, तो उससे आसानी से मतलब कि जो मुलायम है तना, उससे क्या हो सकता है कि आसानी से आपका रूट बन जाएगा। तो इसके लिए कम कंसंट्रेशन लेते हैं। उसके बाद सेमी हार्डवुड हो गया, इसका जो है थोड़ा सा तना जो है वो ज़्यादा कठोर रहता है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि थोड़ा सा ज़्यादा ये हार्मोन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसका 1 साल हो गया है, तो उसका जब हम लोग क्या करेंगे कि उससे नया पौधा तैयार करेंगे, उसमें कलम लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें रूट निकालने के लिए हमको ज़्यादा हार्मोन का ये ज़्यादा हार्मोन नहीं, मतलब कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए, सांद्रता ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए ज़्यादा सांद्रता हमको देनी होगी। उसके बाद ये इसका एप्लीकेशन हो गया, प्रोपगेशन में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद इज कॉमन इनिशिएशन ऑफ रूटिंग। ये सारा किसके होता है कि रूटिंग इन कटिंग, जो मतलब कि जो कटिंग्स हम लिए हैं, जो जहाँ से कटिंग मतलब होता है कि जो आपने तना काट करके लाया और जिससे आप नया पौधा बनाएंगे, तो उसमें रूट के निर्माण के लिए क्या होता है कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, अ लार्ज नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली अनरिलेटेड कंपाउंड सच एज फिनॉल्स, एलाइड्स, सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन इसको आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को जो हमने बताया उसी पर ध्यान देना, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद है कि ग्रोथ इनहिबिटिंग रिटार्डेंट एंड इथाइलिन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रूटिंग ऑफ कटिंग्स। और इसके अलावा क्या होता है कि और भी हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं कि रूटिंग को प्रमोट करते हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से किसको ध्यान में रखना है, तो इंडोल ब्यूटेरिक एसिड को। उसके बाद कंसंट्रेशन देख लीजिए, उसको किसमें कितना प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन अ फ्यू केसेस ग्रोथ रिटार्डेंट सच एज SADH। तो SADH को क्या किया जाता है कि एक ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में किया जाता है। और इसका SADH का जो फुल फॉर्म होता है उसके है सक्सेनिक एसिड डाइमिथाइल हाइड्राजाइड, इसका फुल फॉर्म होता है।
हैज ऑल्सो प्रूव्ड बेनिफिशियल इन रूट इंडक्शन। ये क्या है, एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। ग्रोथ रिटार्डेंट मतलब होता है कि जो प्लांट के लंबाई को कम कर देता है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। तो ग्रोथ रिटार्डेंट जो होता है ये भी क्या करता है कि रूट इंडक्शन में थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद जिब्रेलिक एसिड हैज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रूटिंग ऑफ कटिंग। और जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो भी क्या करता है कि ये जो इंडाल ब्यूटारिक एसिड है वो मतलब कि अपोजिट काम करता है। वो मतलब कि रूट इंडक्शन में भाग नहीं लेता है, वो और कम कर देता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ ग्रोथ रिटार्डेंट के रूप में हमारा क्या आया है, SADH है। ये एक प्रकार का क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, यूज ऑफ, ये तो हो गया हम लोग क्या करते हैं इसको प्रोपागेशन में, यूज इन माइक्रो प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब क्या हुआ कि कुछ भी मतलब नया पौधा बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपागेशन। लेकिन माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है कि प्लांट के माइक्रो प्रोपागेशन में प्लांट के एक छोटे से पार्ट से न्यूमरस ऑफ प्लांट्स विकसित करना क्या कहलाता है, हमारा माइक्रो प्रोपागेशन बोलते हैं। यार इसी को हम लोग फिर बोल देते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो हम माइक्रो प्रोपागेशन भी बोलते हैं और इसी को टिश्यू कल्चर भी बोल देते हैं। तो माइक्रो प्रोपागेशन का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और अ सिंगल टिश्यू और अ सिंगल सेल। मतलब कि एक सेल को लेकर के भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक प्लांट को विकसित कर सकते हैं। और प्लांट के छोटे से भाग को लेकर बहुत सारा पौधों को विकसित करना क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। लेकिन आप कटिंग्स में जाएं, एक कलम बांधे तो एक कलम बांधे तो उसे एक ही पौधा मिलेगा। लेकिन आप टिश्यू कल्चर में जाते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन में जाते हैं, तो एक छोटे से पौधे के भाग से बहुत सारा प्लांट को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो उसके बाद है माइक्रो प्रोपागेशन। तो इसमें किसका किसका मेनली 2 हार्मोन का यूज होता है। वो कौन कौन सा है, एक है ऑक्सिन का यूज होता है और साइटोकाइनिन का यूज होता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन के रूप में मोस्टली किसका प्रयोग होता है, तो ऑक्सीजन के रूप में जो होता है 2,4-D का यूज होता है। और आप लोग यहाँ पे जाने कि इंडाल ब्यूटारिक एसिड कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो क्या करता है कि रूटिंग का इनिशिएशन करता है, यानी कि किसी भी पौधा का रूट बनाना हो, यानी कि रूट का फॉर्मेशन करवाना हो, उसमें जड़ का विकसित करवाना हो, तो कौन काम करेगा, ऑक्सीजन काम करेगा। लेकिन किसी किसी में सूट यानी कि तना का वृद्धि करवाना हो तो वहाँ पे क्या करेगा, साइटोकाइनिन काम करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का किस में यूज होता है, तो रूट इनिशिएशन में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है साइटोकाइनिन हो गया, तो साइटोकाइनिन से क्या बनता है, सूट बनता है। साइटोकाइनिन से सूट बनता है और रूट का निर्माण किससे होता है, तो ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन आर यूज्ड टू सपोर्ट बेसिक लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सप्लांट्स ग्रोन अंडर इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो आप हमेशा कंफ्यूज करते होंगे कि इन विट्रो इन विवो। तो इन विट्रो क्या होता है कि इन विट्रो होता है इन विट्रो कंडीशन। तो इन विट्रो कंडीशन यानी कि होता है कि नेचुरल कंडीशन से हट करके, यानी कि किसी बंद डिब्बे में करना या किसी जार में करना या फ्लास्क में करना या लेबोरेटरी के अंदर किसी चीज़ को परफॉर्म करना, यानी कि नया पौधा तैयार करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन, यानी कि यानी कि आर्टिफिशियल कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो कंडीशन, ठीक है। जैसे लेबोरेटरी के अंदर हम लोग बहुत सारा प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फॉर सूट इनिशिएशन हाई साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी हम जस्ट बताएं कि यदि हमको क्या बढ़ाना है, सूट का इनिशिएशन करना। ये क्वेश्चन आएगा इसमें, आप लोग ध्यान दें कि यदि हमको क्या किसका फॉर्मेशन करना है, यदि हमको सूट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है।
हमको क्या करना है, सूट का फॉर्मेशन करना है। तो सूट का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या चाहिए, हाई साइटोकाइनिन रेशियो चाहिए। आपको साइटोकाइनिन का रेशियो क्या होगा कि हाई साइटोकाइनिन रेशियो चाहिएगा, ठीक है। तो आपको साइटोकाइनिन का जो रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए, हाई साइटोकाइनिन चाहिए। सूट इनिशिएशन करना है तो सू से यस से सूट होता है, सौ से सूट भी होता है, सौ से साइटोकाइनिन भी होता है। तो इस तरीका से आप याद रखते हैं कि सूट को बढ़ाने के लिए साइटोकाइनिन और रूट को बढ़ाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन में आता है बीए का फुल फॉर्म होता है बेंजाइल एडेनिन, ठीक है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, IA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इंडोल एसिटिक एसिड भी लेते हैं, 2,4-D लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 2,4-D का ही यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई इंडोल एसिटिक एसिड, लेकिन मोस्टली जो क्या यूज किया जाता है ऑक्सीजन के रूप में तो हमारा 2,4-D ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था, आप लोग याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग 2,4-D भी लिखेंगे तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद रूट इंडक्शन के लिए तो आपका रूट को जर्मिनेशन करवाना है, रूट को इनिशिएशन करवाना है तो आपको चाहिए क्या चाहिए, हाई साइटोकाइनिन चाहिए, हाई ऑक्सीजन चाहिए। अधिक क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और साइटोकाइनिन कम चाहिए। तो ऑक्सीजन जनरली इसका रेशियो जो रहता है, नहीं हाई ऑक्सीजन देना है तो इसका रेशियो कितना रहता है, 3:1, यानी कि थ्री पार्ट्स किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा और एक पार्ट किसका रहेगा, साइटोकाइनिन रहेगा। तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो गया तो किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का होगा। और उसी प्रकार यदि हमको सूट बनाना है तो साइटोकाइनिन का रेशियो 3 रहेगा और ऑक्सीजन का रेशियो फिर क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि उसका रेशियो जो 1 हो जाएगा, ठीक है। एसेंशियली यूजुअली इसका हम लोग कितना लेते हैं, 0.1 एंड 0.1 से लेकर के 1 मिलीग्राम पर लीटर लेते हैं, ठीक है। बेंजाइल एडेनिन का प्रयोग करते हैं, हेल्प्स इन टर्मिनल एंड लेटरल सूट फॉर्मेशन। और जो बेंजाइल एडेनिन है क्या करता है, बेंजाइल एडेनिन क्या है, एक प्रकार का साइटोकाइनिन है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन किसका फॉर्मेशन करेगा, सूट का करेगा। तो ये क्या करता है कि टर्मिनल यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको, सबसे टिप वाला पोर्शन को या फिर रूट भी हो सकता है या फिर सूट भी हो सकता है। तो उसके सबसे टिप वाला पोर्शन को कौन बढ़ाता है, सूट, टर्मिनल और लेटरल सूट फॉर्मेशन, रूट नहीं सूट। तो सूट का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन रहेगा वो वहाँ कौन काम करेगा, बेंजाइल एडेनिन यानी कि आपका साइटोकाइनिन काम करेगा। और सूट का जो है टर्मिनल और लेटरल मतलब मोटाई बढ़ाना, ठीक है, गर्थ बढ़ाना या उसको विड्थ बढ़ाना, विड्थ भी बोल सकते हैं। तो यह टर्मिनल या लेटरल सूट को बढ़ाता है। इन आलमंड पीच हाइब्रिड अंडर इन विट्रो कंडीशन। उसके बाद अलग अलग मतलब कि ये सिर्फ आलमंड पीच के नहीं, अलग अलग मतलब कि जितने भी पौधे में आप साइटोकाइनिन डालेंगे वो क्या करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद रेस्पेक्टिवली वाइल 0.1 to 0.2 mg IBA इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इंडक्शन। और रूट इंडक्शन के लिए साइटोकाइनिन का वो जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 0.1 से 0.2 mg मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हम लोग लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन होगी आपका यानी कि इसका जो 1 से 2% इसका आपका 0.1% इसका कंसंट्रेशन है, 2% कंसंट्रेशन इसका होता है। यानी कि ये किस में हेल्प करता है, ये किस में करता है, तो रूट इंडक्शन में तो आपको पहले ही बता चुके, लेकिन थोड़ा सा यहाँ याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि जो बेंजाइल एडेनिन है उसका 0.1 से 1% तक ले करते हैं और उसके बाद इसका जो है 0.1 से लेकर के 0.2 मिलीग्राम का 1 लीटर में मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी करते हैं। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सोमैटिक सेल ऑफ द एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक का आपको दिखाएंगे, एम्ब्रियोसैक क्या होता है, क्या भ्रूण होता है, सब वहाँ पे आप दिखाएंगे तो सही से। जब इसका एक अलग ही क्लास है वो आप लोग पढ़ेंगे AMU 111 में। इसमें आप लोग टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं
इसमें आप लोग एमिनो एसिड वगैरह पढ़ते हैं, जो आपका बायोकेमिस्ट्री एंड उसमें क्या है टिश्यू कल्चर है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में, ठीक है। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेशन, तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि सोमेटिक सेल से आपका एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2,4-D का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लेक्चर शायद लगता है बहुत लंबा हो रहा है, देख लेते हैं कितना हो गया है। 35 मिनट हो चुका है। चलिए एक दो और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जितना भी होगा वो अगला लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ज़्यादा होगा तो आप लोग को भी पढ़ने में ज़्यादा उब जाएंगे, इसलिए आगे अगला लेक्चर में करेंगे। अभी कहाँ तक है, 10 से 11 12 है, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में ये तो हो गया आपका दोनों 3 नंबर का लेकर के छोड़ देंगे। फिर हम लोग 4 तक पढ़ेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ सीड एंड बर्ड डोरमेंसी। तो सबसे पहले जानते हैं कि डोरमेंसी क्या होता है। तो डोरमेंसी क्या होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुसुप्ता अवस्था। यानी कि इसमें जो क्या होते हैं कि जो भी प्लांट का सीड होता है या प्लांट्स बर्ड होते हैं वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें जो होता है इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है यानी कि अंदर रुका हुआ रहता है, तो उसको हम लोग रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ पे बता रहे थे कि आलू आप उखाड़ के लाएं और तुरंत उसको क्या कीजिए मिट्टी में लगा दी तो उसको तुरंत जर्मिनेट नहीं करेगा। अब तुरंत जर्मिनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसको थोड़ा सा आराम चाहिए, वो थोड़ा सा भी जैसे आराम चाहिए का मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई मान लीजिए कि एक कोई लड़का है या फिर लड़की है, तो उसमें क्या होता है कि अभी तुरंत जन्म लिया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, उसके उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे मतलब कि फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। एक सीमा तक जा करके, जैसे कि लड़कों में है कि 18 वर्ष तक उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सारे फंक्शन हो जाते हैं, वो सारे सही तरीके से काम करना मतलब कि चालू कर देते हैं। तब जाकर के क्या होता है कि जो भी लड़के होते हैं वो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लायक हो जाते हैं। तो यानी कि 17-18 साल लगता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि सीड में भी क्या होता है कि एक कुछ पीरियड तक उसको क्या चाहिए कि रेस्ट चाहिए, ताकि वो जो फिर से वो एक्टिव हो सके। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो जर्मिनेट करता है। तो यानी कि आपको प्रोपागेशन करना है तो उतना टाइम तक आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो और लेकिन हम चाहते हैं कि हम वेट नहीं करें, हम जल्दी से उसको तुरंत लाएं, तो उसको तुरंत से हम लोग क्या कर लें, यूज़ कर लें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग जिबरेलिक एसिड का यूज़ करते हैं, और उसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है, जो रेस्ट पीरियड होता है, वो टूट जाता है और इसका प्लांट ग्रोथ पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुरंत लाएं और तुरंत उसको जिबरेलिक एसिड दाखिल करके फिर से लगा दें तो उसको वो जो उसका जो पौधा वो कमज़ोर होगा या किसी प्रकार का अफेक्टेड होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का ये बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत सारा ऐसे फ्रूट्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि जैसे कि आम का बात किए, जामुन का बात किए, कुछ में कम ज़्यादा होता है। उसके बाद आम का हो गया, जामुन का हो गया, सिट्रस का हो गया। तो कुछ में किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होते हैं, लेकिन डोरमेंसी पीरियड सब में होता है थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें डोरमेंसी पीरियड नहीं भी होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए इसका कटहल का। तो कटहल का जो वो क्या होते हैं कि जो सीड होता है वो ज़्यादा टाइम तक आप उसको पेड़ पर ही छोड़ दें तो उसमें क्या होता है, उसके जो फल होते हैं उससे भी सीड जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। तो किसी किसी पौधे में नहीं भी होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं, तो अलग अलग होता है, ठीक है। सीड्स ऑफ मेनी फ्रूट्स crops often requires an extended period after ripening at low temperature before germination. जर्मिनेशन के पहले उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा कम तापमान चाहिए और थोड़ा सा लंबा पीरियड चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। ब्रेकिंग ऑफ द रेस्ट इज ग्रेट सिग्निफिकेंस टू ओवरकम डोरमेंसी। तो डोरमेंसी को हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम तुरंत प्लांट लगाएं, तुरंत पौधा तोड़ करके लाएं, फिर उसको तुरंत मतलब कि जर्मिनेट करवाएं। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा,
तो जिब्रेलिक एसिड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिब्रेलिक एसिड किस में होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जिब्रेलिक एसिड किस में यूज होता है, तो डोरमेंसी ब्रेकिंग में इसका यूज होता है। ठीक है, और सीड यानी कि सीड एंड बड डोरमेंसी में इसका यूज करते हैं ताकि सीड और बड जो डोरमेंसी है वो खत्म हो सके। यूज फॉर एक्सेलरेटिंग द सीड जर्मिनेशन इन डिफरेंट फ्रूट्स क्रॉप्स। द ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड कितना करते हैं, 200 से 500 ppm तक यूज होता है। वो अलग अलग प्लांट के हिसाब से होता है कि किस टाइप का प्लांट है तो किस में कितना करना है, किसका सीड के हिसाब से कि किसका सीड किस प्रकार सा है, सीड किस प्रकार का है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक रेंज में देखें तो 200 से 500 ppm तक ऑलमोस्ट जितने भी सीड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इतना ppm तक जर्मिनेशन हो जाता है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड सब्सटीट्यूट द पीरियड ऑफ सीड स्टार्टिफिकेशन। सीड स्टार्टिफिकेशन क्या होता है कि जो जर्मिनेशन के लायक जो वातावरण होता है उसको बना देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टार्टिफिकेशन। ठीक है, कि जो जर्मिनेशन के पहले जो एनवायरमेंटल कंडीशन होता है एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन। तो वो क्या करता है कि उस पीरियड को भी क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूट कर देता है। मतलब उसको मतलब कि ऐसे नेचुरली आता जो भी मतलब कि सीड जर्मिनेशन का टाइम है, तो नेचुरली जब उस प्रकार का वातावरण आएगा तब सीड जर्मिनेट करेगा। लेकिन उस प्रकार के वातावरण को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ बड रेस्ट बाय टर्मिनेशन ऑफ बड रेस्ट बाय स्प्रे बाय जिब्रेलिक एसिड। स्प्रे इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन टेम्परेट फ्रूट। लेकिन ये मुख्य रूप से किसमें, जो टेम्परेट फ्रूट जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका पीच हो गया, पियर हो गया, प्लम हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, तो ये सारे कैसे कहाँ किस जोन के फ्रूट होते हैं, तो टेम्परेट फ्रूट होते हैं, मतलब शीतोष्ण जोन के फ्रूट होते हैं। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिब्रेलिक एसिड यूज करते हैं ताकि उसका डोरमेंसी पीरियड जो है वो खत्म हो जाए। तो उसका जो क्या है डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाए। तो बड रेस्ट मतलब कि जो रेस्ट पीरियड में जो रहना चाह रहा है उसको हम हटाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग किसका यूज करेंगे, 200 से 500 ppm तक हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं किसका, ये टेम्परेट फ्रूट में 200 से 250 तक काम चल जाता है। जितने भी टेम्परेट फ्रूट होंगे तो उसमें 200 से 250 ppm का हम लोग किसका यूज करेंगे, ये जिब्रेलिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं वाइगर को कंट्रोल करने के लिए। वाइगर मतलब होता है कि बहुत बड़ा प्लांट, मतलब जैसे कि आप लोग आम का प्लांट देखते हैं तो कितना पूरा फैला रहा था, जैसे कि बरगद का प्लांट देख लीजिए तो कितना बहुत मतलब कि एरिया वो कवर कर लेता है, उसका कैनोपी जो होता है तो वो मतलब कि बहुत दूर दूर तक होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं उन्हीं की और देखो इसमें एक दिक्कत आती है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपका प्लांट लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत एरिया कवर कर रहा है, तो उसमें आप कुछ छिड़काव करना चाहें तो आप छिड़काव कर सकते हैं पूरा अच्छा तरीका से, वो नहीं हो पाएगा। आप फल को तोड़ना चाहते हैं तो आपको पेड़ पर चढ़ के तोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको फल तोड़ने में भी दिक्कत होगा। प्रूनिंग करना, प्रूनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रूनिंग। तो हम देखेंगे कि ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होता है। तो ट्रेनिंग जो होता है मुख्य रूप से उसको बोलते हैं कटाई छटाई। वो कटाई छटाई जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जब पौधा छोटा होता है उसी से हम लोग कटाई छटाई करते हैं और एक अच्छा सा शेप देते हैं, अच्छा सा आकार देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। और प्रूनिंग क्या होता है कि जो हर एक साल किया जाता है। ठीक है, पौधा जब बड़ा हो जाता है, फल फूल देने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अनवांटेड मतलब कि जो अनवांटेड सूट्स होते हैं, ठीक है, या जो भी टहनियाँ होती हैं अनवांटेड, मतलब जो इसमें फल नहीं लग रहा है, जिसमें डीज हो गया है, जो सूख गया है, तो उस सब चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रूनिंग। तो प्रूनिंग करना है तो आपको उसमें भी क्या होगी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा है तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। तो इसमें क्या करते हैं कि पौधों को मतलब कि शुरुआती अवस्था में ही वाइगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स का या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोले उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट की जो हाइट है वो छोटा कर लेते हैं, ताकि हम लोग को कुछ भी यानी कि इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना हो, उसके बाद ट्रेनिंग प्रूनिंग करना हो, फल तोड़ाई करना हो,
तो इन सब में क्या होती है कि किसी प्रकार का छिड़काव करना, तो इन सब में मतलब कि आसान हो जाते हैं। तो इन फ्रूट क्रॉप्स ट्री साइज कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन डॉर्फ ट्रीज ट्रीज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी और चार्डिंग। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि एक प्लांट लगाएं, बहुत मतलब कि एरिया कवर कर लिया तो एक ही प्लांट रहेगा। तो मतलब कि आप बहुत सारा प्लांट लगाना चाहते हो, अलग अलग वेराइटी का प्लांट लगाना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब प्रति हेक्टेयर में बहुत मतलब कि छोटे से एरिया में ज़्यादा प्लांट लगाना, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग या हाई डेंसिटी और चार्डिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, तो मतलब कि बड़ा बड़ा पौधा लग रहा है, तो वहाँ कितना लगा सकते हैं आप, 15-20 लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है कि मतलब कि छोटा छोटा पौधा को कर लें तो उसमें बहुत सारा पौधा लग सकता है, 100 पौधा लगा सकते हैं आप। तो इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी और चार्टिंग। द यूज ऑफ डिफरेंट ग्रोथ रिटार्डेंट अभी वहाँ हम बताए थे क्या होता है ग्रोथ रिटार्डेंट, SADH को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग फुल फॉर्म भी वहाँ बताए थे कि SADH का फुल फॉर्म क्या होता है, सक्सिनिक एसिड डाइमिथाइल हाइड्राजाइड इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं पैक्लोबिट्राजोल, इसको कल्टार भी बोलते हैं। एक बहुत मतलब कि VVI क्वेश्चन है जो मतलब कि अक्सर पूछे जाते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रोथ रिटार्डेंट है, या फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, या मल्टीपल चॉइस में दे देगा, या ट्रू या फॉल्स में दे देगा कि बताइए कौन सा मतलब कि ग्रोथ रिटार्डेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, SADH बोलते हैं, पैक्लाब्यूट्रोजोल भी बोलते हैं, कल्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ एप्पल एप्रिकॉट, मतलब किसी भी प्रकार के मतलब कि आप फ्रूट वाला ये क्या है कि जो आपका ये पौधा है उसमें आप इसको डालेंगे तो क्या होगा कि पौधा का जो लंबाई है, जो हाइट है, वो छोटा हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आज तक इतना ही रखना चाहिए, नहीं तो लेक्चर जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। 45-46 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है कि अब जितना भी बच गया है, अभी हम लोगों ने 4 देखा है। उसके बाद फ्लावरिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि फ्लावरिंग में किसका यूज़ करते हैं, मतलब फूल झड़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, कितना PPM में यूज़ करेंगे। अब फूल को हमको झड़ाना है तो किसका यूज़ करेंगे, और फूल झड़ाना क्यों है। ठीक है, क्यों हम लोग मतलब ज़्यादा हमारे पेड़ पे फूल आ रहा है तो ज़्यादा प्लांट लगेंगे तो उसको हम झाड़ा क्यों दे भाई। इसको भी मतलब कि उसके बाद आम में क्या आता है, 1 साल फ्रूट आते हैं, फिर 1 साल नहीं आते हैं, फिर कभी कभी क्या होता है 2 साल आए, फिर 1 साल आए, फिर 2 साल लगे तार आए, फिर 1 साल नहीं आए। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग अगला लेक्चर में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और उसको किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि पार्थेनोकार्पी क्या है, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बताइए पार्थेनोकार्पी क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फ्रूट थिनिंग क्या होता है, उसके बाद उस मैच्योरिटी किस प्रकार से होता है, उसके बाद फ्रूट ड्रॉप को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए, उसके बाद हार्वेस्टिंग वगैरह के बारे में, सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए एग्री गाइडेंस के साथ। थैंक यू।